हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लुई बॉडी डेमेंशिया के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लुई बॉडी डेमेंशिया, इसके टाइप्स कितने हैं, कॉजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुई बॉडी डेमेंशिया की डेफिनेशन क्या होती है। द लुई बॉडी डेमेंशिया इज़ अ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ डेमेंशिया caused by the abnormal buildup of protein deposit called Lewy bodies made up of alpha-synuclein inside the brain cell. These deposits damage brain area responsible for thinking, memory, movement and behavioral. लुई बॉडी डेमेंशिया एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो डेमेंशिया का एक फॉर्म है या टाइप है। ये मेनली ब्रेन में या ब्रेन के सर्टेन एरिया को इफ़ेक्ट करता है जहाँ एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, जिसे लुई बॉडी कहते हैं। या फिर इन डिपॉजिट की वजह से ब्रेन सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। क्लियर है। इससे जब ये प्रोटीन ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है तो ये ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस को ख़राब कर देता है, जिसमें से मेन फंक्शन होता है थिंकिंग, मेमोरी, बॉडी मूवमेंट और बिहेवियरल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आप देखिए ये कोई न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में जिसमें से ये सेल है, सेल बॉडी है, ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है। इसमें ये अल्फ़ा सेलुलिन प्रोटीन का डिपॉजिट हो गया है न्यूरॉन्स के अंदर, जिसके कारण जो मतलब कि न्यूरॉन्स है वो डिजनरेट हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को लुई बॉडी डेमेंशिया कॉज कर रहा है। जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी, थिंकिंग कैपेसिटी इफ़ेक्ट हो जाती है। क्लियर है। ये बॉडी में प्रोग्रेस कैसे होता है, इसके लुई बॉडी डेमेंशिया का प्रोग्रेशन क्या है। तो इसमें बेटा 3 स्टेज होती हैं, जिसमें से आपकी पहली स्टेज होती है अर्ली स्टेज, दूसरी है मिडिल स्टेज और तीसरी है लेटर स्टेज। इसमें से पहली स्टेज में पेशेंट्स को डिल्यूजन्स या रेस्टलेसनेस, REM स्लीप यानी प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं होता, पेशेंट को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो पेशेंट दिन भर सोता है या तो फिर उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, या फिर उसको मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ या फिर यूरिनरी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा मिडिल स्टेज। जब पेशेंट अर्ली स्टेज में होता है, वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाता, तो फिर उसके मिडिल स्टेज शुरू होते हैं, जिसमें से इसको मोटर इम्पेयरमेंट होता है। मोटर इम्पेयरमेंट यानी जो उसके मोटर न्यूरॉन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। पेशेंट को स्पीच डिफ़िकल्टी या फिर उसका अटेंशन लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पेशेंट को पैरानोसिया या सिग्निफिकेंट कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर स्टेज, जब पेशेंट अपनी सीवियर कंडीशन में आता है। इसमें क्या होता है कि इस एक्सट्रीम मसल्स रिजिडिटी, इसमें मसल्स जो होती हैं वो अकड़ जाती हैं, स्पीच डिफ़िकल्टी, मतलब कि जो टच करने की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी इफ़ेक्टेड हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7 स्टेजेज ऑफ लुई बॉडी डेमेंशिया, जिसमें से आपका पहला स्टेज है नॉन कॉग्निटिव चेंजेस। देन आफ्टर दूसरा स्टेज आता है जिसे हम माइल्ड कॉग्निटिव चेंजेस बोलते हैं। देन आफ्टर थर्ड स्टेज है फेयरली नोटेबल कॉग्निटिव चेंजेस। इसमें से फोर्थ है आपका अर्ली साइंस ऑफ डेमेंशिया या फिर मॉडरेट सीवियर डेमेंशिया या फिर सीवियर डेमेंशिया एंड फाइनली एंड और लेट स्टेज ऑफ डेमेंशिया।
यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होगी इसमें डेमेंशिया में, इसके जो कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे जैसे थिंकिंग हो गई, लर्निंग प्रोसेस हो गई, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। माइल्ड कॉग्निटिव चेंजेस में मतलब जो हल्की फुल्की चीज़ें, जो कॉग्निटिव फंक्शंस थे वो थोड़ी बहुत यानी माइल्ड फॉर्म में इफ़ेक्ट हो रहे थे। लेकिन सेकंड जो है माइल्ड कॉग्निटिव चेंजेस में ये मतलब कि थोड़े से मॉडरेट में हो जाएंगे, और लेकिन उसमें पेशेंट के जो चेंजेस होंगे कॉग्निटिव प्रोसेस में या कॉग्निटिव फंक्शंस में, वो मतलब शो नहीं होंगे किसी के सामने। लेकिन जो थर्ड स्टेज होगी इसकी, इसमें मतलब कि साफ साफ आप कॉग्निटिव चेंजेस को नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें से फोर्थ स्टेज का जो डेमेंशिया होता है, इसमें प्रॉपरली पेशेंट का डेमेंशिया मतलब कि डायग्नोस टाइप हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है। और इसमें पेशेंट को जैसे कि ये आपने पहले पढ़ा, जिसमें डिल्यूजन्स हैं, रेस्टलेसनेस है, या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर या इम्प्रूवमेंट मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें शो होने लगती हैं। मॉडरेट टू सीवियर डेमेंशिया में पेशेंट को मोटर इम्पेयरमेंट या फिर सिग्निफिकेंट कन्फ्यूजन या फिर बहुत सारे इसी तरीके के थिंकिंग प्रोसेस या स्पीक डिफ़िकल्टी या फिर अटेंशन लेवल या फिर पैरानेसिया जैसी कंडीशंस एराइज होने लगती है। फिर आता है ये सीवियर फॉर्म में, जिसमें मसल्स रिजिडेट हो जाती हैं, बॉडी मूव नहीं कर पाती है, पेशेंट के यूरिनरी फंक्शंस में डिस्टर्ब हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। और ये फाइनल और लास्ट स्टेज ऑफ डेमेंशिया होती है, जिसमें से पेशेंट प्रॉपरली या फिर उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, जिसमें से लुई बॉडी डेमेंशिया के कॉजेज़ हैं, जिसमें से पहला एज फैक्टर्स है, जो कि पेशेंट इसमें से मतलब कि एज फैक्टर ये बूढ़े लोगों को कॉज करता है, या फिर एक कंफर्म एज होती है, तो इसमें वो एज कंफर्म नहीं होती है, ये किसी भी एज के लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सेक्स हो गई नेक्स्ट पॉजिटिव फंक्शंस में, या फिर फैमिली हिस्ट्री, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट रहा हो, या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस रही हो, या फिर ब्रेन में किसी प्रकार की ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो, या फिर उसको न्यूरॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर उसको किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ हो, या फिर ड्रग भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग में पेशेंट अगर कोई ऐसा ड्रग यूज़ कर रहा है जो उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती हैं, जिसके कारण पेशेंट को लुई बॉडी डेमेंशिया कॉज कर रहा है। नेक्स्ट, इससे होने वाले बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से अगर जो पेशेंट लुई बॉडी डेमेंशिया से ग्रसित है, उसका सबसे पहले कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आएंगी। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स में जैसे कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी स्पीच है, लर्निंग है, या बिहेवियरल कैपेसिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसकी इफ़ेक्ट हो जाएंगी। उसके जो कॉग्निशन हैं वो भी फ्लक्चुएट होने लगेंगे, उसको विजुअल हैलुसिनोजेंस होने लगेंगे, डिल्यूजन्स होने लगेंगे, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। उसको मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगेगा, जिसमें से पैरानीसिया जैसी कंडीशंस, यानी उसकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं, उसको सीजर्स या फिर उसको ट्रीमर्स जैसी कंडीशंस भी एराइज हो सकती हैं। उसको REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर भी कॉज कर सकते। REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर एक तरीके का स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसमें नींद के REM स्टेज के दौरान व्यक्ति अपने सपनों को, ये सपनों के एक्शंस को, जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है अपने सपने में, उसको फिजिकली एक्ट आउट करता है। नॉर्मली स्लीप में हमारे मसल्स REM स्टेज में टेम्परेली पैरालाइज्ड होते हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर में ये पैरालाइज्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सपने में मारपीट करता है, चिल्लाता है, या उठकर चलने जैसी प्रॉब्लम भी मतलब उठकर चलने भी लग सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, उसको एनाटॉमिक डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस क्या है लुई बॉडी डेमेंशिया की। सबसे पहले हम पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स को क्लियर करेंगे, जिसमें हम पेशेंट की डिटेल निकालेंगे, उसके केयर गिवर से या उसके
उसकी केयर गिवर से उसकी ओल्ड मेमोरी की या उसके कॉग्निटिव फंक्शंस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, या फिर उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, या फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, या फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, उसके कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड उसके केयर गिवर जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहा था उससे हम पूछेंगे, उसकी मेमोरी के बारे में, उसके बिहेवियरल के बारे में, उसके बॉडी मूवमेंट्स के बारे में और उसके स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में। नेक्स्ट हम उसके सिम्टम्स को और एसिस करेंगे, जिसमें से हम उसके फ्लक्चुएटिंग कॉग्निटिशंस को, विजुअल हेलुसिनोजेंस को, जैसे पार्किंसनिज्म है जिसमें से रिजिडिटी हो रही है, या फिर उसके हाथ पैर में ट्रीमर्स या उसकी बॉडी में ट्रीमर्स शो हो रहे हैं, या फिर उसको स्लीपिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम एसिस करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर जो उसके साथ केयर गिवर होगा, जो उसके साथ आया होगा, उससे हम उसके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट को कोर क्लिनिकल फीचर्स प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें से अगर पेशेंट को 2 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हम उसको लूई बॉडी डेमेंशिया कॉज करेंगे। जैसे कि पेशेंट को अगर फ्लक्चुएटिंग कॉग्निटिशंस प्रेजेंट है, जिसमें अलर्टनेस और अटेंशन की कमी हो जाती है, फिर उसको रिकरेंट विजुअलाइज हेलुसिनोजेंस होते हैं, या फिर उसको पार्किंसनिज्म जैसी प्रॉब्लम है जिसमें मसल्स स्टिफनेस, ट्रीमर या स्लो मूवमेंट है, या फिर उसको मतलब कि REM स्लीपिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट सपने में ही अपने आप को फिजिकली एक्टिव हो जाता है, सपने देखने के बाद फिजिकली एक्टिव हो जाता है, उठकर बैठने लगेगा या फिर चलने लगता है, चिल्लाने लगता है अपने सपनों में ही। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस अगर 2 से अधिक सिम्टम्स अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में प्रेजेंट है तो हम उसको लूई बॉडी डेमेंशिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है हमारा सपोर्टिव फीचर्स। सपोर्टिव फीचर्स में सेंसिटिविटी, अगर वो हाइपर साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज़ कर रहा है या फिर उसके लिए वो हाईली सेंसिटिव है, तो उसको हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है या खा रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट करेंगे। उसके एनाटॉमिक फंक्शन डिसफंक्शन, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर की माप कैसी है, कितने टाइम पे वो चेंज हो रहा है, उसके क्या मेज़रमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं है, हम ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिटेक्ट करेंगे। पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं है, एंजाइटी में नहीं है, या एपैथी की कंडीशन पे से तो सफ़र नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्लियरली डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पेशेंट का फिज़िकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम बॉडी का मूवमेंट देखते हैं, बॉडी बैलेंस्ड कर पा रहा है या उसकी बॉडी में कहीं पे स्टिफनेस तो प्रेजेंट नहीं है, बॉडी में कहीं पे ट्रीमर्स तो नहीं एराइज हो रहे हैं, ऐसी कंडीशंस को हम चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट हम उसके कॉग्निटिव फंक्शंस का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उसकी मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें से हमारा MRI और CT स्कैन है, जो कि जिसके ज़रिए हम स्ट्रोक या ट्रीमर्स या फिर अदर डेमेंशिया के कॉजेज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम PET स्कैन या फिर SPECT करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि कहीं डोपामिन की कमी तो नहीं है, या फिर डोपामिन ट्रांसपोर्टर रीअपटेक जैसी मतलब रिसेप्टर्स की कमी तो नहीं है, कहीं डोपामिन रिसेप्टर्स की, या फिर न्यूरॉन प्रॉपर तरीके से डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रॉपरली रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। हम उसकी EEG को चेक करेंगे, उसको ये चीज़ चेक करेंगे उसको अल्जाइमर जैसी डिसीज़ तो नहीं है जिसके कारण वो अपनी मेमोरी को प्रॉपरली धीरे धीरे से भूलता जा रहा है, या फिर उसको स्लीप या स्लीप स्टडी जैसी डिसऑर्डर जिसे हम पॉलीसिम्नोग्राफी बोलते हैं, जिसमें REM स्लीप डिसऑर्डर कंफर्म होता है। ब्लड टेस्ट हम कराएंगे, जिसमें से हम उसके मेटाबॉलिक और विटामिन डेफिशिएंसीज़ को चेक करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ अदर तरीके के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कराते हैं कंडीशन के तौर पे। अगर उसको ज़्यादा मेमोरी लॉस हो रहा है तो कहीं उसको अल्जाइमर्स डिसीज़ तो नहीं है, या फिर अगर उसको डेमेंशिया अपीयर्स, ईयर ऑफ मोटर सिम्टम्स,
अगर उसको पार्किंसंस डिसीज़ डेमेंशिया तो नहीं है, या फिर वैस्कुलर डेमेंशिया तो नहीं है, ड्यू टू स्ट्रोक की कंडीशन तो एराइज नहीं हो रही, या फिर अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन या साइकोसिस की तो प्रॉब्लम एराइज नहीं है। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लुई बॉडी डेमेंशिया का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कॉग्निटिव सिम्टम्स को सही करने के लिए हम उसको कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस, अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, उसके हेलुसिनोजेंस को रिमूव करता है। उसके पार्किंसनिज्म को कम करने के लिए हम एल डोपा या फिर कार्बिडोपा प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसके लीवोडोपा की ये फैमिली के हैं, जिससे कि पेशेंट की स्टिफनेस या स्लोनेस या ट्रीमर्स उसको मतलब कि उसके कम होते हैं। अगर लेकिन पेशेंट अगर हेलुसिनोजन से अगर ग्रसित है कुछ पेशेंट, तो उनको हम ये चीज़ें देने से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियरल और साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें पेशेंट को हम एंटी साइकोटिक्स आर यूज्ड विद एक्सट्रीम कॉजेशन, जिसमें से हम क्यूटापीन और क्लोजापीन्स प्रोवाइड कराते हैं। ये एटाइपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल, बिकॉज पेशेंट विल एलबीडी आर वेरी सेंसिटिव। ये जो एलबीडी के पेशेंट्स होते हैं लुई बॉडी डेमेंशिया के, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इसमें सीवियर रिएक्शंस जल्दी डेवलप्ड हो जाते हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर टॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को मतलब कि अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हम उसको मेलाटोनिन या क्लोनाजेपम या जो कि आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए होता है। अगर पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस करता है तो हम उसको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रोवाइड कराते हैं, या फिर सिलेक्टिव एसएनआरआई, जिसमें से हम सेल्ट्रालिन या फिर वेनलाफैक्सिन प्रोवाइड कराते हैं। हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कुछ थेरेपीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से हमारी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी होती है, जैसे हम पेशेंट को पजल सॉल्व कराते हैं, उसके मेमोरी लेवल को चेक करते हैं, गेम्स खिलवाते हैं या उसकी मेंटल एक्सरसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट, हम फिजिकल थेरेपी करवाते हैं, जिसमें हम उसकी बैलेंस ट्रेनिंग या वॉकिंग एड्स करवाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रॉपर करवाएंगे, जिसमें से हम उसकी सेफ्टी मॉडिफिकेशन एट होम या फिर इंडिपेंडेंस सपोर्ट्स को हम प्रोवाइड कराएंगे। स्पीच थेरेपी कराएंगे, जैसे उसको स्पीच में उसको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेगी। उसकी स्लीप हाइजीन, जिससे उसे रेगुलर रूटीन और उसके सेल्फ ल्यूमिनेंट बेड बिफोर बेड में जाने से पहले उसको हम प्रॉपर स्लीप हाइजीन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, उसको हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम उसको एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट, हम उस केयर गिवर को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि उसका स्ट्रेस लेवल कम पड़े या फिर वो रिस्पाइट केयर प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट, उसको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन लेवल उसका कम हो सके। उसको हम फॉल प्रिवेंशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि पेशेंट गिरने से बचा रहे और उसको रिमूव हैज़ार्ड एट होम, गिरने का खतरा कम हो, और उसकी मोबिलिटी एड्स को प्रोवाइड कराएंगे, यूज़ करेंगे, जिससे उसका मतलब कि चलने फिरने में आसानी हो और अच्छी से ठीक हो सके। हम उसको एडवांस केयर प्लानिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें उसकी डिसीज़ का प्रोग्रेशन ना हो, उसके बारे में उसको डिस्कशन करेंगे। उसके पैलिएटिव केयर्स या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर, पूरी लाइफ की केयर, या फिर
हम उसको एडवांस डायरेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके। थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रॉपरली डिस्कस किया कि लुई बॉडी डेमेंशिया क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।